गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से गद्य खंड का तीसरा चैप्टर सांवले सपनों की याद का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पहले भाग में आपने इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन के जीवन परिचय के बारे में जाना कि जाबिर हुसैन, जिनका जन्म सन 1945 ईस्वी में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर नौनही नामक गांव में हुआ, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर मजबूत पकड़ रखने वाले, सक्रिय राजनीति में भी भाग लिए। 1977 में विधायक बने तथा 1995 में विधान परिषद के सदस्य बनकर सभापति का कार्यभार भी संभाला। सांवले सपनों की याद सालिम अली की यह घटना। सालिम अली जो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, जिनका जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 20 जून सन 1987 को हुआ था। आपने देखा कि किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम गहन अध्ययन करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा चिंतन करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, तो वह व्यक्ति हमें हर वक्त अगर उस घटनास्थल पर जाएं तो याद आता है। जिस प्रकार से उदाहरण में यहाँ पर इन्होंने वृंदावन की घटना, कृष्ण की घटना का उदाहरण दिया कि हमने कभी भी देखा नहीं कि कृष्ण कौन थे, वृंदावन में कैसे बांसुरी बजाया करते थे, कैसे मटकी फोड़ा करते थे, कैसे लीला रचाया करते थे, लेकिन हमने इतनी दंत कथाओं में उसको सुन रखा है, उसके बारे में इतना जान चुके हैं कि अगर हम वृंदावन जाएं तो वो सारी घटनाएं हमें सचित्र नज़र आने लगती हैं। लगता है कि अभी श्री कृष्ण हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे और लीला करने लगेंगे, बांसुरी बजाने लगेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, वह हमसे कभी भी दूर नहीं जाता है, जुदा नहीं होता है। यहाँ तक हुआ था इस वीडियो में। अब आगे हम देखेंगे यहाँ से कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र हम कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों यानी कि प्राचीन कहानियों को अंदाज में प्रस्तुत करने की बात को मिथक कहते हैं। कि पहले हम कल्पना की दुनिया में जाए, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशना। कल्पना की दुनिया में कि कब कृष्ण बांसुरी बजाए, कब क्या किए, या सालिम अली कब पक्षी को देखे, कब क्या किए। उससे पहले हमें सालिम अली के बारे में जान लेना चाहिए कि एक कमज़ोर काया मीन्स शरीर, कमज़ोर शरीर वाले इस व्यक्ति पर नज़र डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। सती शतक 100 वर्ष का समय, सती का मतलब शतक 100 वर्ष का समय, तो पूरा होने में कुछ ही समय बच रहे थे। यानी कि 1896 में जन्म हुआ और 1987 में मृत्यु हुआ। इट मीन्स 91 ईयर्स। 91 ईयर्स के
हो गए थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। अपनी सारी उम्र वो पशु पक्षियों की तलाश में, पशु पक्षियों के अध्ययन में, उनके सुरक्षा हेतु, उनके हित हेतु वो चलते ही रहते थे, दूरबीन लटकाए दिन भर घुमा करते थे। तो लंबी यात्रा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, और अंत समय में उन्हें कैंसर हो गया था, जो आज भी जानलेवा बीमारी है, और उस समय भी जानलेवा बीमारी थी 1987 में भी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अंत समय तक, मरने के समय तक वह पक्षियों की देखभाल, पक्षियों को जानकारी के लिए तत्पर रहते थे। गले में दूरबीन लगाए हर वक्त पक्षियों को ही वो देखा करते थे। उनसे कोई ये अधिकार नहीं छीन सका कि आप आराम करिए, आप लेटे रहिए, पक्षियों में देखिए, कोई ये कहने वाला नहीं था। उनका पूरा जीवन ही पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत यानी सुरक्षा के प्रति ही समर्पित था। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। हर वक्त अपने गले में वो दूरबीन लटका रहते थे। शायद सोते समय निकालते रहे हो, नहीं तो जागने भर में हर वक्त अपने गले में दूरबीन लटकाए रहते थे और आंखों से देखा करते थे। वह दूरबीन मौत के बाद ही उनके गले से उतरी। उन जैसा वर्ड वाचर यानी पक्षी अध्ययन करता शायद ही कोई हुआ हो। पक्षियों के बारे में जानकारी लेने वाला उन जैसा शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। जब भीड़ भाड़ में होते थे तो वहां दूरबीन लेकर के दूर पक्षियों को देखते थे, लेकिन जब एकांत बैठते थे अपने लॉन वगैरह में कुर्सी पर अकेले जब बैठते थे तो वहां बिना दूरबीन के रहते थे। उनके आसपास खुद पक्षियां आ जाती थी, उनके आसपास खुद पक्षियां आकर के मंडराने रहती थी, उनके इर्द गिर्द ही वो घूमती रहती थी, वो बुलाते थे, सब आ जाते थे, मानो उनसे वो बात करते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। क्षितिज किसे कहते हैं? जानते आप लोग? वह स्थान जो जहां पे अब दूर जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा, मतलब खुले वातावरण में जहाँ पेड़ पार कुछ नहीं, दूर देखिए तो लगेगा ऐसा कि आसमान और धरती दोनों आगे मिल जा रहे हैं। उसी दृश्य को क्षितिज बोलते हैं, जहां पर धरती और आसमान दोनों मिलते हुए नजर आते हैं। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेते थे। वो प्रकृति को अपने अंदर समेट लेते थे। प्रकृति को अपने अंदर समेट लेते थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कारण होते थे। हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रकृति, पशु पक्षी हमारे पास आए, हम पशु पक्षियों से प्रभावित हो, वाह कितना सुंदर, कितना बढ़िया दृश्य, काश ये हमारे पास होता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ऐसा व्यवहार करें कि पशु पक्षी वो प्रकृति का कि वाह कितना बढ़िया इंसान है, कितना बढ़िया आदमी है, काश हम इसके सानिध्य में होते, काश हम इसके पास में होते।
तो सालिम अली प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया, रहस्य जिसमें बहुत सी जानकारियां छिपी हुई हों, कि इस दुनिया में आप जितना चाहें उतना जानकारी ले सकते हैं। बहुत सी जानकारी छिपी हुई है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। कह रहे हैं कि उन्होंने यह दुनिया बड़ी मेहनत से अपने परिश्रम से बनाया था, और इस दुनिया को बनाने में उनकी जीवन संगिनी, उनकी धर्मपत्नी तहमीना, उनकी पत्नी का नाम तहमीना था, उन्होंने काफ़ी मदद किया था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। स्कूल के समय से ही वो दोनों लोग साथ साथ रहे थे और अंत में शादी भी कर लिए। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। जाबिर हुसैन बता रहे हैं कि कुछ घटना उनको याद करके ये बता रहे हैं कि एक बार वो केरल की साइलेंट वादी, शांत घाटी, जिसमें दूर दराज से अप्रवासी पक्षी भी आकर के वहाँ निवास करते हैं, परंतु उस शांत घाटी को रेगिस्तान की तरफ से, राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवा की झोंका प्रभावित कर रहा है और वहाँ से पशु पक्षी माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। उनको बचाने की चिंता उन्हें सताने लगी और उनकी सुरक्षा की बात को लेकर ये तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से जाकर दिल्ली में मिले। वे प्रधानमंत्री थे और चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी चरण सिंह मेरठ के रहने वाले किसान के बेटा थे, जो कि मिट्टी का महक जानते थे। जब पहली बूंद पड़ती है एकदम से गर्मी से तप रही धरती पर, जब पहली बारिश होती है तो कैसा सोधा सोधा महकता है, मिट्टी सोधी महक आती है। तो उस महक की वो पहचान जानते थे कि पहली बारिश है या लगातार हो रही बारिश का बूंद है, वो इस का अंतर समझते थे। तो ये जानते थे जाबिर सालिम हुसैन कि इनसे इस बारे में बताया जा तो ये पशु पक्षियों के हित की बात के बारे में जरूर सोचेंगे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। कह रहे हैं कि उनके सामने जिस प्रकार से उस घटना का वर्णन उन्होंने किया, चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। जाकर कहे होंगे कि सरकार, गर्म हवा आ रहा है वहाँ से, तो यहाँ के पशु पक्षी तड़प रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं, उनको बचाइए, कुछ ऐसा इंतज़ाम करिए कि उन पक्षियों को सहारा दिया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए। इत्यादि बातें सुनकर उनकी आंखें भर गई। इसलिए कि ऐसा भी आदमी है, यहाँ तो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं,
अपने हित के बारे में सोचते हैं कि हमारा हित किस में है, हमारा लाभ किससे है, सिर्फ वही काम करते हैं। यहाँ लोग प्रकृति के बारे में या पशु पक्षियों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बस हमारा लाभ हो, हमारे परिवार का लाभ हो, हमारे रिश्तेदार का लाभ हो, इसी बारे में सोचते हैं लोग। प्रकृति की बात तो छोड़ दीजिए, जंगलों को काट करके लकड़ी बेच करके खेत खलिहान बना देते हैं, उसमें हमारा लाभ होगा। या पशु पक्षियों को मार करके उनका खाल बेच करके, उनका हड्डी बेच करके हम पैसा कमाएंगे। लोग इस बारे में ही सब सोचते हैं। उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके हित के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, जाबिर हुसैन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके मृत्यु के बाद ही ये संस्मरण लेख उन्होंने डायरी विधा में लिखा है। तो कह रहे हैं कि आज सालिम अली जी नहीं और चौधरी चरण सिंह भी नहीं है, तो वो भी मर गए हैं। क्या कौन बचा है जो अब सोधी में माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कह रहे कौन बचा है जो इन पशु पक्षियों के प्रकृति की चिंता करेगा, उनके सुरक्षा का ध्यान रखेगा? सालिम अली जैसे लोग, चौधरी चरण जैसे लोग अब बड़े ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं ऐसे। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? हिमालय की घाटियों में, लद्दाख की चोटियों पर बर्फ में रहने वाले पक्षियों के बारे में कौन सोचेगा कि ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो वो पशु पक्षी अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमें ग्लेशियर को पिघलने से बचाना होगा। हमें पशु पक्षियों को आबाद रखना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी में प्रकृति की सुंदरता खत्म हो जाएगी, प्रकृति का नामो निशान मिट जाएगा, प्रकृति का कोई वकालत करने वाला नहीं बचेगा, प्रकृति को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। सालिम अली जैसे लोग, चौधरी साहब जैसे लोग, आज प्रकृति को उनकी जरूरत है। और एक सालिम अली या चौधरी चरण सिंह के जाने से धरती खाली नहीं हो जाती, लेकिन हमें प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखने की जरूरत है, पशु पक्षियों को पशु पक्षियों की नज़र से देखने की जरूरत है, अनभिज्ञ को अनभिज्ञ होकर समझने की जरूरत है। तब हम इस प्रकृति की संरक्षा, सुरक्षा कर सकते हैं, अन्यथा हम प्रकृति के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रकृति को जानना है, प्रकृति को समझना है, तो हमें प्रकृति को प्रकृति की नज़र से ही देखना होगा। तब तो हम जाकर के प्रकृति की सुंदरता को देख पाएंगे, सुंदरता को समझ पाएंगे, तथा उसके सुरक्षा हेतु कारगर उपाय सोच सकेंगे तथा उपाय कर सकेंगे। चलिए, अब आज के वीडियो में इतना ही। आगे का विवरण हम अगले वीडियो में जल्द ही लेकर के आएंगे। अगर इस वीडियो में कोई आपको परेशानी या समस्या हो तो आप हमसे फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9450460943 और आप व्हाट्सएप के ज़रिए
कमेंट करके या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आपको इस वीडियो से या अगर अन्य किसी प्रकार की हिंदी की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।